1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे हम। वंस अगेन गुड इवनिंग। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा स्कोर किया है आप सभी ने, जो जो जिन्होंने भी अटेंड किया था। बहुत अच्छा स्कोर किया है, ऐसा इनपुट मुझे मिला है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई होप आप सेकंड सेमेस्टर में उससे भी बेहतर स्कोर कर पाओगे। और ये जो भी साल रहा है एडीएस का, तो मैं आशा करता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान इससे मिला होगा, नॉलेज मिला होगा, और आपको इस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करना है। एंड सेकंड थिंग, इसको शेयर भी करना है। जो भी आपके जूनियर है, सीनियर है, आपके इंडस्ट्रीज में जो भी रिलेटेड पर्सन है, उनसे शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज इज अ वेस्ट अनलेस यू यूटिलाइज इट। तो ऐसा एक कोट है, फेमस कोट है, मैंने सुना है वो, तो ऑफ कोर्स ये फैक्ट भी है कि अगर आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है तो यू मस्ट शेयर इट। और यस, एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में किसी को कुछ डिस्कस करना है, कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, प्लीज आप बताइए जरा। क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए। आई होप पहुंच रहा होगा। यस सर, सर आ रहा है, आवाज तो आ रहा है सर। आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो मतलब किसी को कुछ शिकायत नहीं, कुछ कहना नहीं कि अच्छे मार्क्स आए, ज्यादा आने चाहिए थे, कम है, कुछ ऐसा कुछ कहना नहीं ना आप सभी का? सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहता हूं, आपका सपोर्ट के लिए और आपका गाइडेंस के लिए। थैंक यू रिजय जी, बस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलेगा। ठीक है, तो फिर मुड़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में सिलेबस का आज यूनिट 3 है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये जो यूनिट है, इसमें हम आज सेफ्टी इन द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा मशीनरी लगता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशंस रहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर, चाहे वो आप छोटी बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर टनल बना रहे हो, या फिर बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो lot of construction machineries are involved, hazardous machineries and different operations वहाँ पर सेम टाइम पर चलते रहते हैं। फिर हम जानेंगे इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड चेकलिस्ट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस एंड एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ ड्राइवर ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटर ऑफ वेरियस इक्विपमेंट लाइक अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, रेलवे वैगन्स, मोटर ट्रक्स, materials vehicles, hazardous material handling equipment and portable electrical equipment के बारे में। सबसे पहले तो सेफ्टी इन द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी। तो जब हम कंस्ट्रक्शन मशीनरी की बात करते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर मशीनरीज हम अलग अलग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप एक्सकेवेटर ले लो, जिसे कॉमनली लोग जेसीबी भी कहते हैं, ठीक है। आप आपका फराना क्रेन ले लो, जो कि लिफ्टिंग के लिए काम आता है आपको, ठीक है। फिर आप क्रेन्स ले लो अलग अलग टाइप के। फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज आते हैं, कटिंग मशीनरीज आते हैं, वेल्डिंग मशीनरीज आते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशंस है, तो हर एक में एक ना एक कम से कम मशीनरी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब मशीनरी क्या करती है, हमारा जो काम है वो आसान कर देती है। मशीनरी का यही पर्पज है, मशीन बनाने का पर्पज, कि हमारा काम आसान कर दे, चाहे वो कोई भी काम हो। तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी में क्या है तो उसमें एक तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑपरेशन हजार्डस है।
ठीक है, तो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग-अलग ऑपरेशंस करते रहते हैं एक ही जगह पर, ठीक है? और ये जो भी ऑपरेशंस है, ये जो भी आपका प्रोजेक्ट है, इस तेज़ी से इवॉल्व होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोज़ जाओगे एक ही काम करोगे, ऐसा नहीं है, लाइक फैक्ट्रीज़, ठीक है? तो वहाँ पर एक यूनिफ़ॉर्म स्ट्रक्चर रहता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहता है कि काम का जो स्टेजेस है प्रोजेक्ट स्टेज के हिसाब से वो रोज़-रोज़ बदलते रहता है। एनवायरनमेंट भी बदलता रहता है, तो इसलिए हज़ार्ड्स अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें कंस्ट्रक्शन मशीनरी का सेफ्टी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन मशीनरी का इस्तेमाल करते हो, तब जो ऑपरेटर है क्या वो अकेला या उस मशीनरी से रिलेटेड है, वो अकेले ही लोग हज़ार्ड में नहीं रहते हैं। तो बाकी के लोगों को भी रिस्क रहता है। तो जब आप जो भी ऑपरेटर है इस्तेमाल करता है, इसका यूज़ करता है, तो उसको सेफ्टी लेनी ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ सेफ्टी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई ठीक है कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी लेना है, तो ल क्या सेफ्टी लेना है? सबसे पहले तो जो भी ऑपरेटर या वर्कर उस कंस्ट्रक्शन मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है, क्या वो कॉम्पिटेंट है? क्या वो ट्रेन्ड है? क्या उसके पास उसके ऑपरेट करने के कंसेंट मतलब कि लाइसेंस वगैरह है? तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए। अब सिर्फ़ लाइसेंस होना ये पूरे तरीके का सेफ्टी नहीं होता है। अब उस पर्सन को आपको ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है, कि भाई जो भी ये कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, तो इससे जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें क्या खतरा है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो उससे खतरे से एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आपको क्या प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करनी है, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। और जब तक ये मेक श्योर ना हो जाए, आप सैटिस्फाइड ना हो जाओ कि ये बंदा जो भी है, ऑपरेटर कंस्ट्रक्शन मशीनरी का कोई भी मशीनरी आप ऑपरेट करो, क्या इसको खतरे के बारे में पता है? क्या इसको सेफ्टी के बारे में पता है? क्या इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसके बारे में पता है? देन you allow him or her to operate the और यूज़ द कंस्ट्रक्शन मशीनरी दैट्स इट। तो ये एक ओवरव्यू हो गया सेफ्टी का। अब आप इसमें बहुत सारा चीज़ें कर सकते हो। आप इसमें चेकलिस्ट भी कर सकते हो, रेगुलरली इंस्पेक्शन कर सकते हो, रेगुलरली टीबीटी दे सकते हो, ठीक है? उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, ट्रायल्स देख सकते हो, रेगुलरली उसका जो भी रिन्यूअल ट्रेनिंग हो गया या उसके डाउट्स हो गए वो आप क्लियर करा सकते हो। उसका डेली का हेल्थ चेकअप आप करा सकते हो, ठीक है? तो ये सारा चीज़ें उसमें आ जाता है। तो दिस इज़ सेफ्टी इन द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी। अब ये हो गया ऑपरेटर साइड की बात। अब हम करते हैं मशीनरी मैकेनिकल साइड की बात करते हैं। अब इसमें क्या आता है जब आप इंस्पेक्शन करते हो, तब इसका जो भी मशीनरी है, क्या वो हेल्दी है? क्या वो बहुत पुरानी तो नहीं है? क्या उसमें कुछ फ़ॉल्ट है? ठीक है? तो ये जब आप इंस्पेक्शन करते हो तब आपको ध्यान में आ जाता है, ठीक है? अब ये इंस्पेक्शन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन या सुपरवाइज़र ने करना चाहिए जिसको मशीनरी के बारे में पता है। क्या रेगुलर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है? जो भी चीज़ें क्या उसकी जो भी प्रीवियस कंप्लेंट थी, ब्रेकडाउन था, क्या उसको सही से रेक्टिफ़ाई कर दिया गया है? तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फिर आप उसको ग्रीन टैग लगा के या फिर जो भी है परमिशन देके उस कंस्ट्रक्शन मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर 2 फैक्टर है गाइस। एक तो पहले तो ऑपरेटर हो गया, ठीक है? सेफ्टी इन द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी कोई भी मशीनरी ले लो तो ऑपरेटर बाजू आ गए मतलब मैन। दूसरा है मशीन, ठीक है? अब तीसरा आता है एनवायरनमेंट। अब जिस एनवायरनमेंट में ये मशीनरी वर्क करने वाली है, क्या वो एनवायरनमेंटल फैक्टर जो भी हज़ार्ड्स है, क्या हमने रिमूव कर दिए हैं क्या नहीं? क्या वो सरफेस है, क्या वो इवन है? क्या वो अनइवन तो नहीं है, मडी तो नहीं है? ठीक है? तो ये भी आपको देखना चाहिए। क्या उसमें जो भी हज़ार्डस है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, तो क्या सारे वो रिमूव कर दिए गए हैं क्या नहीं है? क्या मशीनरी को फ्री मूवमेंट हो रहा है? क्या मशीनरी के मूवमेंट ज़ोन में कोई लोग वहाँ पर दूसरा ऑपरेशंस कर रहे हैं क्या? क्या वो एरिया बैरिकेड कर दिया गया है क्या? ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो मैन, मशीन और आपका जो भी एनवायरनमेंट है, वो भी आपको सेव करना पड़ेगा। तब हम पूरी तरीके से कह सकते हैं सेफ्टी इन द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी। अब आप ये जो भी फंडामेंटल्स या प्रिंसिपल ये है, आप कोई भी मशीनरी पर अप्लाई कर दो गाइस, ठीक है? चाहे वो क्रेन ले लो, लिफ्टिंग ऑपरेशन ले लो, एक्सकैवेशन ले लो या फिर आपका कंक्रीट वर्क ले लो, बिल्डिंग आता है। नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल भी आता है। आपने 4M वगैरह सुना होगा, मैन मशीन मटेरियल वगैरह मेथड, तो उसमें ये सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है? तो ये भी आप वहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, 4Ms भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका पूरी तरीके से सेफ्टी का ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए। एंड देन
you are confident and you feel confident that yes, I have taken the total safety in the use of this machinery. Okay, अब ये एक मशीनरी नहीं है, ये बहुत सारे मशीनरीज की बात हो रही है यहाँ पर, और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो यस, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? मेरे साइड से कुछ रहेगा तो आप यू कैन ऐड कि हाँ मशीनरी में सर ये भी आता है, तो ये भी आप कह सकते हो, बताइए। या किसी को कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन एंड चेकलिस्ट की तरफ। ठीक है, अब इसमें दूसरा भी पॉइंट मैं जोड़ूंगा इसके साथ साथ ही, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एंड एप्लीकेबिलिटी। आई विल कवर दैट पार्ट इन लेटर वन। ओके, तो इक्विपमेंट और मशीनरी का इंस्पेक्शन कराना क्यों जरूरी है, और इसमें चेकलिस्ट का क्या बेनिफिट है। अब इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन ये होता है कि कोई भी मशीन ले लो, ठीक है, तो क्या उसमें जो जो पॉइंट मुझे देखना है क्या वो सही है, क्या मशीनरी गुड कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, क्या उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, ताकि जब मैं इसे ऑपरेट करूं या जब मैं इसका इस्तेमाल करूं, ताकि कोई खराबी ना हो या फिर कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम उसका रेगुलरली इंस्पेक्शन करते हैं मशीनरीज का, और मशीनरी के साथ साथ जो भी टूल्स टैकल्स हो गया उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई फराना है तो सिर्फ हम फराना का इंस्पेक्शन नहीं करते, फराना के सारे पार्ट का इंस्पेक्शन करने के बाद उसका जो भी स्लिंग्स है, रोप है, उसका भी इंस्पेक्शन करते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखना है कि मशीनरी एंड इट्स रिलेटेड पार्ट्स, तो उसका भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्पेक्शन करना है। अब इंस्पेक्शन में चेकलिस्ट हाउ इट कैन बी हेल्पफुल। तो अगर आपको मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, क्रेन है या जो भी है मशीनरी इक्विपमेंट, अगर उसमें आपको 50 पॉइंट चेक करना है, ठीक है, अगर आप 15-20 साल भी एक्सपीरियंस हो, फिर भी कोई ना कोई एक पॉइंट मिस तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि आपको इंस्पेक्शन का एक चेकलिस्ट थमाया जाता है, या फिर आप खुद बनाते हो कि भाई मुझे 50 पॉइंट चेक करना है, और सारे के सारे पॉइंट के आगे इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में मुझे वहां पर रिमार्क लिखना है, या जो भी करना है मैं नोट्स वहां पर देख सकता हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट चेक करना मिस ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट छोटे छोटे रीजंस के वजह से, छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से ही हुए हैं, और इसलिए इंस्पेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भले हमें वो बहुत बेसिक लगे, बहुत छोटा लगे, लेकिन इंस्पेक्शन के वक्त ही फर्स्ट स्टेज में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रिडिक्ट करा सकते हैं उसका ब्रेक डाउन पीरियड या जो भी है कि ये खराब होगी, कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है, क्या है। तो उससे क्या होता है कि प्रिवेंशन हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। ब्रेक डाउन नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उससे सेफ्टी ही बढ़ेगी और उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो जो भी ऑपरेटर है और आपका भी कॉन्फिडेंस वहां पर बिल्ड होता है कि यस, यू आर ऑपरेटिंग एंड यूजिंग अ सेफ मशीनरी और इंस्पेक्टेड मशीनरी। ठीक है, तो इंस्पेक्शन आप चाहे वीकली करो, चाहे डेली करो, मंथली करो, जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है। अब डेली पूरा का पूरा मशीन इंस्पेक्ट कराना ये पॉसिबल नहीं रहता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आते हैं चेकलिस्ट में। कुछ इंस्पेक्शन पॉइंट आप डेली चेक कर सकते हो, ऑपरेटर या सुपरवाइजर भी कर सकता है। वो बेसिक बेसिक पॉइंट होते हैं, चाहे हाइड्रो ऑयल लेवल हो गया, ठीक है, मशीन का नॉइज हो गया, या फिर अदर कुछ सेफ्टी डिवाइसेस हो गए, सेंसर्स वगैरह हो गया, या फिर मशीन का जो भी पार्ट्स है उसका कंडीशंस हो गया, ये आप डेली इंस्पेक्ट करते हो। कुछ चीजें आप वीकली या मंथली इंस्पेक्ट करते हो, जैसे कि मेजर पार्ट हो गया वगैरह, कुछ पार्ट का टेस्टिंग वगैरह लेना हो गया, तो वो मंथली करते हो। आपके एक महीने में भी एक बार कर ले तो भी इनफ है। ठीक है, फिर कुछ चीजें आप 6 मंथली कराते हो, और फिर कुछ चीजों का टेस्टिंग आप ईयरली कराते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी है पीरियोडिकली आप उनका इंस्पेक्शन कीजिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट आपको एक प्रीवियस हिस्ट्री भी बताता है, और आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन कराता है, ऑडिट के वक्त भी इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। और ये रिकॉर्ड जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल है कि ये आपको अगर किसी भी साल का कभी का भी डेटा चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड डेटा चाहिए स्पेसिफिक, तो ये आपके पास अवेलेबल होगा। इसलिए सारे का सारा पेपर वर्क करके रखिए। ठीक है, और ये आपके पास रहना जरूरी है। अब ये हो गया डिफरेंट टाइप का आपका मशीनरी का इंस्पेक्शन टेन्योर। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या रोल प्ले करता है। देखो, कभी भी ऑडिट हो गया या इंस्पेक्शन हो गया, जनरली थर्ड पार्टी से ही क्यों कराया जाता है।
एंड व्हाट इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी मतलब ऐसा एंटिटी होता है, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी उनका कोई गेन या लॉस उससे नहीं होगा, इसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से क्या रहता है कि वो जो भी उसका ओपिनियन देगा, जो भी ऑडिट करेगा, जो भी इंस्पेक्शन करेगा, वो ऑनेस्टी से करेगा, उसमें उसका कुछ फायदा नहीं, वो बस अपना अपना जो भी है वो बाय लॉ करेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्टी या फिर इंटरनल ऑडिट कराओगे तो होगा क्या कि आप मेजर हजार्ड या फिर जो भी चीजें वो हाइड कराने की कोशिश करोगे, या फिर नोट डाउन नहीं करोगे, निग्लिजेंस वहां पर होगा। इसलिए थर्ड पार्टी क्या रहता है, ब्लंट रहता है वो, तो पूरे के पूरा आपके सामने काला चिट्ठा या जो भी है वो खोल के रख देगा, और वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा। इसीलिए थर्ड पार्टी मैंडेट कराता है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो थर्ड पार्टी से ही मैंडेटरी कराती है, क्योंकि उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो यही है। अब कंस्ट्रक्शन के केस में जनरली क्या होता है कि फॉर्म 10 आप लोग लेते हो इंस्पेक्शन का, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कंपिटेंट पर्सन आता है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग कराता है, फिर उसके बाद वो थर्ड पार्टी आपका टीपीआई करा के, टीपीआई जनरली कहते हैं लोग, तो फॉर्म 10 वगैरह वो इशू कर देता है। ओके, तो ये हाँ सर, जनरली कुछ बोलना प्रैक्टिस है। था। यस यस, हाँ हाँ। हाँ सर, फॉर्म 10 या फॉर्म 11? फॉर्म 10 कुछ स्टेट में फॉर्म 10 है, कुछ महाराष्ट्र में फॉर्म 10 है, ठीक है। आप ओके चाहे क्रेन ले लो, रोप्स ले लो, स्लिंग्स ले लो, उसमें फॉर्म 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब गुजरात स्टेट में कौन सा फॉर्म है? आई थिंक वहां पर भी फॉर्म 10 ही है, कोई बताएगा मुझे प्लीज। आपके हाँ यहाँ सर, पर टीपीआई का कौन सा फॉर्म है, नितेश जी बोलिए। लेकिन कल ही सर कराया था लेकिन क्या मैंने है, अभी फोन पे नहीं। महाराष्ट्र में भी तो सर फॉर्म 11 ही मांग रहे हैं। यस यस, बबलू जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था महाराष्ट्र में भी सर कई सारे कंपनियों में, जैसे जितने एमआईडीसी में मैक्सिमम कंपनियां हैं, उसका जो थर्ड पार्टी का फॉर्म 11 ही आ रहा है। ठीक है, फॉर्म 11, ओके। और कोई गुजरात का बताइए मुझे। गुजरात सर गुजरात गुजरात में फॉर्म भी सर 10 फॉर्म 11 ही है। फॉर्म 11 ही है, एक मिनट। नहीं सर, हाँ। फॉर्म 10। सर मैंने कल ही फॉर्म 10, कराया था, थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, हाँ, तो वहाँ पर फॉर्म 10 ही मिला मेरे को। फॉर्म 10 ही मिला, ठीक है। जी। ओके गाइज, ओके। आप कौन से स्टेट से फॉर्म 10 मिला आपको, बताइए प्लीज जरा मुझे। मेरे को हाँ, गुजरात स्टेट। मतलब फॉर्म गुजरात स्टेट है ना, फॉर्म 10 मिला जी आपको, बराबर है। जी तो जी। फॉर्म 10 में क्या लिखा है ये जरा मुझे बताओगे प्लीज। फॉर्म 10 में क्या लिफ्टिंग रोप्स, टैकल्स वगैरह, स्लिंग्स लिखा है, या किसका इंस्पेक्शन लिखा है? कुछ याद है रोप आपको और नितेश? लिफ्टिंग बेल्ट सर। रोप और लिफ्टिंग बेल्ट का, ठीक है। एक 1 मिनट सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। और लिफ्टिंग मशीनरी का? मशीनरी का मैंने नहीं कराया सर, अच्छा, रिक्वायरमेंट ठीक है, नहीं था चलो, उसका सर। ओके। और महाराष्ट्र में अभी फॉर्म 11 भी मांग रहे हैं, मतलब जनरली फॉर्म 11 शेयर किया जाता है कंपिटेंट पर्सन की तरफ से, और उसका वैलिडिटी आई गेस 1 ईयर रहता है, 1 साल उसका वैलिडिटी रहता है। यस, फॉर्म नंबर 10 प्रिस्क्राइब अंडर द रूल 60। मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, ऑफकोर्स शायद आपको दिख रहा है, दिख रहा है आप सभी को। प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, ये चीजें कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। अभी फॉर्म 10 उनको मिला है कंपिटेंट पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो कंपिटेंट पर्सन अब प्रिस्क्राइब अंडर रूल 60 की यहाँ पर बात हो रही, तो यहाँ पर ये रूल 60 मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए तो जरा। ये गुजरात स्टेट का केस है, कोई बताएगा मुझे ये रूल 60 कौन से एक्ट या कौन से रूल की बात हो रही है, प्लीज। देखो, मैंने जब आपको फैक्ट्री एक्ट पढ़ाया था उसमें सारी चीजें क्लियर की थी कि एक्ट सेंटर बनाता है जनरली, फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है, और उसका जो रूल है वो स्टेट को बनाने का राइट्स दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर ये जो रूल की बात हो रही है, जीएफआर की बात हो रही है, गुजरात फैक्ट्री रूल्स, ठीक है। तो आप गुजरात फैक्ट्री रूल्स में जाओगे तो रूल 60 पढ़ोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन कराना है लिफ्टिंग मशीन, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स का, ठीक है।
तो आपके स्टेट के एप्लीकेबिलिटी देख लेना, फॉर्म 10 है, फॉर्म 11 है, जनरली कॉम्पिटेंट पर्सन आपको बता देगा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, स्टेट का जो फैक्ट रूल्स है वो कंसिडर कर लेना, उसके बिहाफ पर आपको मिल जाता है। और ये जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, टीपीआई वाले जो लोग हैं, उनका लिस्ट अवेलेबल रहता है डिश की वेबसाइट पर। ओके, तो इसीलिए थर्ड पार्टी से ऑडिट या फिर थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी एरा गैरा नहीं रहता है, ऑफकोर्स इनके पास जो भी स्टेट है, चाहे वो डीश है, बीओसीडब्ल्यू है, लेबर डिपार्टमेंट है, इनका लाइसेंस रहता है, इनके पास राइट्स रहता है कि ये आपके जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, इनका ये टेस्टिंग करा सके, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इनका एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही यहाँ पर उनको लाइसेंस इशू कराती है, ठीक है। अब आते हैं कंपिटेंसी ऑफ अ ड्राइवर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटर ऑफ वेरियस इक्विपमेंट लाइक अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। मतलब मान लो कि कोई अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, को महाराष्ट्र में जनरली जो फोर्क लैंड कहा जाता है, ठीक है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो गया, एक्सकेवेटर हो गया, ठीक है, डंपर हो गया, तो ये चलाने वाले जो भी ऑपरेटर है, ड्राइवर है, ठीक है, इनका क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, ऐसे मुझे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं, जनरली जो लोग नए रहते हैं। तो कि सर इनसे कौन सा डॉक्यूमेंट मैं मांगू, इनके पास कौन सा टाइप का लाइसेंस होना चाहिए। तो यस, इसका कोई आंसर देगा मुझे कि आप कौन से डॉक्यूमेंट चेक करते हो अगर कोई अर्थ मूविंग इक्विपमेंट वाला, जैसे कि एक्सकेवेटर हो गया, डंपर वाला ऑपरेटर हो गया, ड्राइवर हो गया, क्या क्या चेक करते हो, बताइए मुझे। ये चेक ही नहीं सर करते। हाँ, सुखविंदर सिंह। प्लीज प्रिंस बोलिए, प्रिंस जी बोलिए। जी सर, मैं बोल रहा था सबसे पहले लाइक वो आते हैं तो उनका कॉम्पिटेंसी के लिए जब हम इशू होता है, मैकेनिकल सेक्टर करता है सर, हाँ, देखिए उसमें हमारा भी ओके रोल होता है। तो लाइक उसमें हम ओके, क्या चेक करते हैं कि सबसे पहले लाइसेंस हो गया, उसकी वैलिडिटी वगैरह क्या है, और कौन से टाइप का हाँ, लाइसेंस है, लाइक हेवी व्हीकल है तो हेवी व्हीकल का, लाइट व्हीकल तो लाइट बराबर। व्हीकल का, मशीनरी है तो उसका हम्म, मशीनरी का, एक्सकेवेटर का जो नॉन ट्रांसपोर्ट वाला आता है सर। उसके बाद सर हम्म, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस लाइक है कि कहाँ कहाँ काम किया है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक करते हैं कि उसके बिहाफ में हमें गुड। हमारे पास तो यहाँ पे मैकेनिकल टीम है ना सर, एक कॉम्पिटेंसी हम्म, सर्टिफिकेट इशू करती है उनको, और कॉम्पिटेंसी कार्ड ओके, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहती है। फिर 1 साल के बाद से फिर एक्चुअली क्या होता है, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमारे क्या है मशीनरी, क्रिटिकल केसेस में कैसे यूज हो रही है, उनको सब कैसे ऑपरेट करना है। बराबर, तो 1 दिन की गुड। ट्रेनिंग और वो सेशन कंडक्ट करते हैं, फिर 1 साल के लिए उनका सर्टिफिकेट रिन्यू होता है, फिर 1 साल के बाद फिर उसका एक्सपायरी होता है, उसको फिर उनका ट्रेनिंग देके फिर रिन्यू करते हैं, ऐसा हम फॉलो करते हैं। गुड। प्रिंस जी, क्या आपके यहाँ पर टेस्टिंग ग्राउंड है क्या? टेस्टिंग ग्राउंड के लिए नहीं उनका सर, टेस्टिंग लिया जाता है क्या? हाँ, नहीं सर, इस ऐसा ऐसा टेस्टिंग ग्राउंड के लिए सर हमारा जो जैसे मेन ऑपरेटर्स है यहाँ पे शॉर्ट किट मशीन्स यूज होती हैं, तो उसके हाँ, लिए हाँ, सर जैसे पुटमाइजर हो गया, टीएसआर हो गया, तो हाँ, उसकी कंपनी के पास जाके सर टेस्टिंग में जो विजुअलाइजर होता है, तो वहाँ पे चेक करते हाँ, हैं, हाँ, तो लिमिटेड ऑपरेटर जो वहाँ जा पाते हैं जैसे, तो वो ऐसा नहीं ठीक होता है, है सर। चलेगा। लाइक ओके, वर्बली या वीडियोग्राफिक देख के या उनसे एक 10 क्वेश्चन का पेपर होता है, उस पे देख के कि हाँ किस कंडीशन में क्या होता है, किस चीज को लीवर को क्या ऑपरेशन कर कैसे करना, उस टाइप का यूज ओके, करते हैं सर। ओके, तो डॉक्यूमेंट्री आप वेरीफाई करा के उनका कॉम्पिटेंसी ये करते हो, एसेस करते हो। गुड। सुखविंदर जी, आप कुछ कह रहे थे? यस सर, हमारे यहाँ पे भी क्या है, जो भी ड्राइवर्स वगैरह आते हैं ना व्हीकल पे, हाँ, तो सबसे पहले तो वही है डॉक्यूमेंटेशन, व्हीकल के डॉक्यूमेंट हम चेक करते हैं। उसका थर्ड पार्टी से व्हीकल का भी इंस्पेक्शन होता है, जो परमानेंट व्हीकल्स होते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेटर की भी कॉम्पिटेंसी चेक होती है, जैसे थर्ड पार्टी जो जैसे बॉस टेक्निकल हो गया, उसकी तरफ से होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर साइट सेफ्टी रूल्स, जो भी गाइडलाइंस है, सेफ्टी इंडक्शन होगा उसका, और क्वेश्चन आंसर की एक प्रोसेस है, उसका चेक होता है। उसके बाद फिर रेगुलर उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि ड्राइवर कोई रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, और टाइम टू टाइम उसकी हाँ, असेसमेंट की जा रही है। उसके बाद फिर ठीक वो है, गुड। कंटिन्यूस को डिप्लॉय किया जाता है। सुखविंदर जी, आप गाड़ी के कौन से डॉक्यूमेंट चेक करा रहे हो? एग्जाम्पल मैं फराना क्रेन का देता हूँ आपको, तो क्या क्या चेक करोगे आप डॉक्यूमेंट में? प्राना का यहाँ पे जैसे कि मेन कॉन्ट्रैक्टर में है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरी यहाँ पे पिकअप गाड़ी जो होती है, ओके, उसमें क्या है, पिकअप के अंदर एक तो हम उसका रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, उसकी फिटनेस चेक ठीक करते है, हैं, गुड। और उसके बाद उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर हुआ है
तो उसके वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे कि डीपीटी टेस्ट, अगर कोई वेल्डिंग जॉइंट्स कुछ हुक्स वगैरह कुछ लगाए हैं तो हाँ और प्रॉपर हाँ चेकलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसके व्हीकल की इंस्पेक्शन होती है कि उसके ओके इंडिकेटर्स, लाइट, हॉर्न, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें उसमें, फर्स्ट एड किट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, टायर की हवा ओके प्रॉपर है कि नहीं, वो सारी चीजें रेगुलर बराबर बेसिस पे चेक की जाती हैं। गुड। और इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? उसके साथ साथ सर उसका पीओसी होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए। सही है। ओके ठीक ये है। और व्हीकल जो डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे ऑपरेटर सर। है, ऑपरेटर का जैसे क्या होता है, कई बार जहाँ मेडिकल होता है, मेडिकल में उसका आई टेस्ट नहीं होता है। हम्म तो उस टाइप के अगर लिफ्टिंग वाले ऑपरेशन करने वाले जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, उनका आई टेस्ट भी कंपलसरी है कितने जगहों पे। ओके अच्छा राइट गुड। राइट। ये आई आई करेक्ट। टेस्ट और ईयर का, ये दोनों मेडिकल ईयर सर्टिफिकेट। का। हाँ, आई और ईयर का। यस। आई टेस्ट और ऑडियोमेट्री टेस्ट का, जो भी आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट हम उसे कहते हैं, तो उसके डॉक्टर का प्रिस्क्राइब होना चाहिए, क्या वो नॉइज वगैरह सही से सुन पा रहा है नहीं पा रहा है, उसका आई साइट कैसा है, तो वो भी यहाँ पर देखना चाहिए। अब आपने शायद वो भी एक वीडियो देखा होगा कि इवन नितिन गडकरी साहब, तो उनके ड्राइवर को भी कैटरेक्ट था। तो यस ऑफ कोर्स, तो ये तो कितनी बड़ी बात है कि एक बड़ा मिनिस्टर है, उनका ड्राइवर खुद कैटरेक्ट से पीड़ित है। ठीक है। तो और वो बहुत साल से काम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स जो भी है हमारे साइट पर आई टेस्ट वगैरह होना चाहिए, जिनका ऐसा प्रिसीजन के साथ काम है, हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनका आई टेस्ट और ऑडियोमेट्री टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। अब मैं आपको एक मेरे सर है उनका किस्सा बताता हूँ। वो पहले स्टील प्लांट में थे, ठीक है, और वो पुराने इसकी बात कर रहा हूँ, और वो मैनेजर थे। वो स्टील प्लांट में क्या होता है कि नॉइज बहुत ज्यादा लेवल हाई रहता है, ठीक है, तो उनको है ना सब जोर से बोलने की आदत पड़ जाती है। मैं नजदीक से भी बात कर रहा हूँ तो वो भी जोर चिल्ला के बात करने की उनको आदत पड़ गई थी, क्योंकि पहले वो शॉप फ्लोर पर थे सुपरवाइजर, फिर बाद में जाके मैनेजर बने हो। तो हुआ क्या कि ऐसे ही हम सीएलआई में मिले, तो ट्रेनिंग के दौरान तो ऐसे ही मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑडियोमेट्री वगैरह टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, नया नया ही। तो उन्होंने ऑडियोमेट्री टेस्ट किया, मैंने भी किया। तो अभी ऑडियोमेट्री टेस्ट करने के बाद तो मेरा तो नॉर्मल है, बिकॉज आई एम इन लो नॉइज एनवायरनमेंट एंड लेकिन उनके जिन्होंने टेस्ट किया ना, तो वो बोले कि आप एक काम करो सर, आप डॉक्टर साहब से मिल लो, हमारे यहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट है सीएलआई में, तो वो उनसे मिल लो। वो बोले कि क्यों नहीं, बस आप मिल लो सर, और ये चिट्ठी दिखाना उनको। तो वो गए और उन्होंने ऑडियोमेट्री का जो रिसीट था वो दिखाया उनको। तो डॉक्टर ने देखा और पूछा कि आप कहाँ पर काम करते हो, बोलते हो स्टील प्लांट में काम करता हूँ मैं, मैनेजर हूँ वगैरह वगैरह। तो बोले कि आपको लेफ्ट ईयर से आधे से कम सुनाई देता है, ये इस टेस्ट का रिजल्ट आया है। तो वो तो शॉक हो गए। अब वो मैनेजर पोस्ट पर थे, वो मैनेजर पोस्ट पर थे, तो उनका शॉप फ्लोर पर एक्सपोजर ऑलमोस्ट ना के बराबर था। हार्डली अगर कोई कंप्लेन आए, कोई ब्रेकडाउन है, तो ही वो शॉप फ्लोर पर आते थे, वो भी थोड़ी देर के लिए, मतलब डेली ऐसा समझ लो कि 15-20 मिनट या आधा घंटा वहां पर वो शॉप फ्लोर पर रहते होंगे। तो सोचो कि जो लोग वहां पर 8 या 9 आवर के एक्सपोजर में रह रहे हैं, हाई नॉइज लेवल के, तो उनकी क्या हालत होती होगी। तो फिर वहां पर सारे के सारे प्लांट का उन्होंने ऑडियोमेट्री वहां पर रिकमेंड किया। फिर जो भी है नॉइज कंट्रोल मेजर वहां पर उस प्लांट में रिकमेंड वगैरह की है, ये सारी चीजें वहां पर हुआ। तो ऑफ कोर्स अगर हाई नॉइज एनवायरनमेंट है तो वहां पर ये सारी चीजें होना चाहिए। कंट्रोल नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग कंट्रोल वगैरह से, तो लास्ट ऑप्शन पीपीए देना, ईयर मफ ईयर प्लग ऑफ कोर्स देना। ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं हमारे फील्ड वाले, एचएससी वाले, कि सबसे पहले पीपी के बारे में सोचते हैं। ये गलत है। सबसे पहले आप इलिमिनेशन के बारे में सोचो, नहीं पॉसिबल है बॉस, इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में सोचो। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कंट्रोल से बहुत ज्यादा हजार्ड्स कम होने के चांसेस, बहुत ज्यादा रिस्क लेवल भी बहुत ज्यादा कम होता है, एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाता है। मैं यूरोप और यूएस का कुछ अभी पढ़ रहा हूँ पेपर वर्क उनका। तो गाइज कुछ प्लांट उनका ऐसा कोशिश है कि पीपीई फ्री प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पीपीई फ्री मतलब पीपीई की जरूरत ही नहीं है, इतना हजार्ड और रिस्क वहां पर इलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वॉलंटरी पीपीई पर हम किस तरीके से जाए, मतलब क्या कि हमारा प्लांट रिस्क फ्री है, हजार्ड फ्री है, ठीक है, हमने एक्सेप्टेबल लेवल से भी बहुत कम कर दिया है। अगर आपको पीपीई पहनना है तो पहनो, इट इज वॉलंटरी। तो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, फिर तो पीपी फ्री हो जाएगा। तो
तो सोचो कितना आगे जा चुके हैं। और हम अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी एचएससी वाले सबसे पहले या कोई भी डिपार्टमेंट वाले लोग पीपी के बारे में सोचता है। पीपी इज अ लास्ट रिसोर्स। और अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है, मैंने देखा है कि लोग हायरार्की की बात कर रहे हैं, हजार्ड एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को सेफ्टी इक्वल्स टू पीपी ही लग रहा है। तो शायद आप लोग ये जो हायरार्की है वो एक्सप्लेन करो लोगों को, प्रोडक्शन वाले, क्वालिटी वाले, मेंटेनेंस वाले, कि भाई सेफ्टी इज नॉट इक्वल टू पीपी, सेफ्टी डिफरेंट है, बहुत वास्ट है, तो उसमें एलिमिनेशन आता है, ये सारी चीजें आती है। तो पीपी मतलब पीपी की तो जरूरत ही ना पड़े, ऐसा ही आप सोचो। ठीक है। यस, और किसी को कुछ व्हीकल के बारे में ऐड करना है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी के डॉक्यूमेंट के बारे में? क्योंकि मैं अभी माइंस पर जाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन मशीनरी को लेकर। माइंस में कोई काम कर रहा है क्या? हेलो सर। यस, असलम जी बोलिए। सर जी सर, मैं बोल रहा था कि हमें कोई बताएगा क्या, अगर कोई जेसीबी ऑपरेटर है तो वो किस टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस मतलब यूज कर सकते हैं हम, ऐसा यस बोल रहे यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस यस, मैं आपका आंसर दूंगा आपको उसमें। सुभाष जी, यस कुछ कह रहे थे आप? हैं। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो मैं हाँ हाँ बोलना चाहता हूँ हाँ कि जेसीबी ऑपरेटर जो है या क्रेन ऑपरेटर हाँ है, ये लोग हैं, हाँ। उसमें जो हैवी लाइसेंस है ना, वो वैलिड नहीं हाँ, होता है सर। ओके। देखो असलम जी, आप है ना, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो आप देखो, जी उसके पीछे ना सारा कैटेगरी लिखा हुआ है। उसको अगर जी, पलटोगे वही ना मैं तो उसके बैक साइड में, हाँ वही चीजें मैं बोल रहा था सर, वो बीच में नहीं बोला मैंने। ये नहीं नहीं, कुछ ठीक ये है, लोग बोल गुड। रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें क्या है कि वो हाँ वैलिड नहीं होता है सर। मैं भी शुरू शुरू में जब जॉब पे गया था, हाँ तो मैं फ्रेशर था उस समय, मेरे को भी सीनियर ने ऐसा वो किया था, मैंने भी देखा हैवी लाइसेंस है, मैंने ओके कर दिया, टिक कर दिया। अच्छा, लेकिन बाद में उसने ओके। फिर चेक किया तो बोला कि तुमने ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया? मैंने बोला हाँ, फोटो ले आऊं, फोटो दिया, उन्होंने बोला वैलिड वैलिड नहीं है। उसमें क्या होता ओके। है सर, एक हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक टाइप का आता है, जो हाँ, हाइड्रोलिक, जो भी हाइड्रोलिक इक्विपमेंट है उसके लिए अलग लाइसेंस होता है। ठीक है, बराबर। ठीक है, और सुखविंदर जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन सर ये व्हीकल, क्योंकि ना मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा MEPF का ही जॉब है और कंटिन्यूस मैं इसी में ही जॉब कर रहा हूँ 8 ईयर से। हाँ हाँ इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे नॉइस के लिए मैं कुछ जो लड़के सुन भी रहे हैं, जैसे कि हमारा ना फैब्रिकेशन का काम होता है ना डक्टिंग में, तो साउंड बहुत हाँ, प्रोड्यूस होता है जब उसका फैब्रिकेशन होता है ना, तो ओके। उसमें उसको नॉइस का जो लेवल हमारा 100 को क्रॉस कर रहा था, तो कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल हमने लगाए हैं जो कि सक्सेस भी हुए हैं। जैसे कि एक फ्लोर गुड, पे कोई भी मेटल शीट को जब वो बॉक्सिंग करते हैं, उसके नीचे हमने एक रबर हाँ, पैड लगा दिया है। वेरी गुड। एक तो कुशनिंग। उससे कंट्रोल हुआ, दूसरा जो मेटल के हैमर हम्म, से उसको बॉक्सिंग कर रहे थे उसको हमने वुडन हैमर में कन्वर्ट किया। तो अरे वाह। उनसे हमारा जो नॉइस का लेवल था ना, वो 100 से बिलो होके 80, 82, 83 तक पहुंचा। ओके, गुड। फिर और कुछ? एडिशनल, और उसके बाद फिर हमने जो वर्कर जो बॉक्सिंग कर रहे थे, जैसे 8 या 10 वर्कर्स की टीम लगी हुई थी, उसको रिड्यूस करके हमने 4 वर्कर में हाँ, डिवाइड किया, उससे और रिड्यूस हुआ। उसके बाद फिर हमने ओके। फैब्रिकेशन यार्ड सेलेक्ट किया, तो किसी शाफ्ट के आसपास किया जो एटमॉस्फेयर में खुल रही थी, तो साउंड जो था ना वहां से हम्म डाइवर्ट होके, अगर हम फ्लोर चारों तरफ से बंद है तो वो साउंड उस फ्लोर में घूमेगा, लेकिन अगर शाफ्ट ओपन है, ओपन टू स्काई है, उसके पास अगर बॉक्सिंग हम्म, करोगे तो और साउंड कम होगा, वो फ्लोर पे नहीं जाएगा। तो ये सारे कंट्रोल लेके गुड, हमने इसको कंट्रोल किया है सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। लास्ट सुभाष जी बोलिए। सर एक्चुअली मैं इसके बिफोर जो हम लोग डिस्कस कर रहा था उसके बारे में कहना चाहूंगा। हाँ जो हम लोग इसमें हाँ मेडिकल का जो डिस्कशन हुआ सर, मेडिकल में ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स का हम लोग जो कर रहा है, तो इसमें आई टेस्ट के साथ साथ उसका चेस्ट और ECG टेस्ट वगैरह ये भी हम लोग डाल रहा है इसमें सर, चेक कर रहे हैं ऑपरेटर्स का। ईसीजी और मेडिकल टेस्ट में मतलब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल ECG और टेस्ट की बात चेस्ट, करो? चेस्ट एक्सरे, ये भी चेस्ट हाँ हाँ एक्सरे हाँ, और ECG का, जी, ये ठीक भी है। इसमें हम चेस्ट लोग गेट एक्सरे पास के और करके
वेरी जी, गुड। ये तो चेक अच्छी कर रहा बात है है, इसका उससे क्या होता है ऑपरेटर। कि प्री हाँ, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे कि वहां पर होता क्या है कि वो ये डिसीज या जो भी ऑपरेटर को हुआ है, ये कंपेंसेशन के केसेस थे कि वो कंपनी बता रही कि ये प्री एम्प्लॉयमेंट था उसका, पिछले वाला कंपनी केमिकल वाला था, तो वो लेकिन उसको कंपेंसेशन करंट कंपनी को देना पड़ा क्योंकि उसके पास प्री एम्प्लॉयमेंट का एक्सरे का या चेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो अगर वो जी जी 500,000 रुपए ज्यादा देके प्री एम्प्लॉयमेंट में एक्सरे या फिर जो भी उसका चेस्ट का टेस्ट करा लेता, तो फिर उसको कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले वाली कंपनी कंपेंसेशन देती। तो जब भी आप फुल टाइम या पेरोल पर जो भी एम्प्लॉय रख रहे हो, हाँ, या कॉन्ट्रैक्ट वाला पर्सन रख रहे हो, तो उसका देखो कि उसने पहले कौन से कंपनी में काम किया है, उस कंपनी का कौन सा इंडस्ट्री टाइप है। तो कौन से डॉक्टर से पूछ लो, जनरली एसोसिएट फेलो ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ से पूछना क्योंकि वो इंडस्ट्री के डॉक्टर रहते हैं। तो उनको पता रहता है कि कौन से टेस्ट रिकमेंड करने हैं हमें। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये प्री एम्प्लॉयमेंट से आपको क्लियर हो जाता है। ऑफकोर्स ये अच्छी बात है, बहुत जगह पर अभी ये स्टार्ट भी हुआ है कि लोग चेस्ट का एक्सरे भी मांग रहे हैं अभी। ठीक है। यस, और कोई ऐड में और कुछ डाउट है या कुछ शेयर करना है? आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है क्या? बैक साइड दिखाई दे रहा है क्या? यस यस सर। सर। दिखाई दे रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना सही से? ये बैक साइड में ये सारा कैटेगरी दिखाएगा इस। ठीक है, तो ये आप देख लेना। लो मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल या जो भी है, ट्रैक्टर का अलग से है, ट्रांसपोर्ट वाला अलग है। ठीक है, रोड रोलर का अलग से आप देखिए, तो कि ये क्रेन का अलग से दिख रहा है आपको, फोर्कलिफ्ट का अलग से है, बोरिंग रिग्स। तो अभी आप समझ जाओगे कि आपको यहाँ पर कौन से टाइप का ये चाहिए। ठीक है। तो पूछना मत, चेक कर लेना एक बार कि कौन सा चाहिए, आपका कौन सा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, और फिर बैक साइड देख के आपको ये मेक श्योर कराना है। एक सेकंड का। ओके, अभी आते हो वापस अपने पेज के ऊपर। कॉम्पिटेंसी ऑफ ड्राइवर आप इस तरीके से चेक करते हो रोज। अब एक कंपनी, मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ पर रोज लोगों का यूरिन टेस्ट हो रहा है। यार मुझे याद नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी वो बहुत अच्छी है। तो लोग जो भी मशीन ऑपरेटर्स है ना, स्पेशली या हाइट पर काम कर रहे हैं, हजार्डस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो उनका यूरिन टेस्ट हो रहा है डेली बेसिस पर। तो वहां पर वो अल्कोहल का कंटेंट जांचते हैं। तो शायद अपने क्लास में डिस्कस हुआ था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। रेलवे वैगन्स, ऑफ कोर्स रेलवे वैगन्स का आपको पता है कि दे आर सेफ, जस्ट लोडिंग अनलोडिंग आपको सही से करना है। वहां पर जो भी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हो वो सर्टिफाइड इंस्पेक्टेड होने चाहिए। और अगर कोई क्रेन में, लिफ्टिंग मशीनरीज में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो तो थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करा लो। अभी मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मार्केट में माल प्रैक्टिस करते हैं भाई, ऑफिस में बैठ के ही वो फॉर्म 11 फॉर्म 10 इश्यू करा देते हैं, पैसा उतना ही लेते हैं। तो उनको बोला कि यहाँ पर आओ भाई, प्लांट में आओ, साइट पर आओ, हमको दिखाओ किस तरीके से चेक करते हो। ठीक है, ताकि आपको भी एक बार मेक श्योर हो जाए। तो ये माल प्रैक्टिस शायद रुकनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, तो अभी कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये मेक श्योर कर लेना। फिर मोटर ट्रक्स हो गया। अब ये ट्रक या फिर अर्थ मूविंग व्हीकल अगर यहाँ पर माइंस के पास जाते हैं, स्पेशली कोल माइंस के पास, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। तो ये जो भी व्हीकल है, इनके साइलेंसर पर वहां पर स्पार्क अरेस्टर बिठाना जरूरी है। ठीक है, रिवर्स पार्किंग हॉर्न भी होना चाहिए। तो ये सारा आपको चेक करना है। मटेरियल्स विद हजार्डस मटेरियल जो होता है, वहां पर जो भी व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करते हैं हम हजार्डस मटेरियल, चाहे कोई भी फ्लेमेबल हो, एक्सप्लोजिव हो, कोरोसिव हो, तो वहां पर एक EIP पैनल होना चाहिए, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी व्हीकल देखा होगा, ट्रक वगैरह, कंटेनर, तो उसमें आपने देखा होगा कि तीनों साइड में क्या रहता है, उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, LPG गैस हो गया, तो उसका UN का क्लास दिया जाता है, उसका UN नंबर दिया जाता है, जो कि 4 डिजिट का होता है। मैंने आपको ये पढ़ाया है, EIP, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल, वो क्वेश्चन में भी आया था। मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी प्रोविजंस दी गई है। उसके पास ट्रिम कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मेक श्योर कराना है। और उसको इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करना है, इमरजेंसी में क्या प्रोसीजर कराना है, स्पिलेज हो गया, लीकेज हो गया, तो उसमें क्या कराना है, तो उसको पता होना चाहिए। ड्राइवर हो गया या को ड्राइवर हो गया। ओके,
फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इनका भी आपको मेक श्योर कराना है। जनरली जब हम कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं कि जहां पर फ्लेमेबल एनवायरनमेंट होने के चांसेस हैं या हो सकते हैं, तो वहां पर जब आप पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले जाते हो, चाहे बल्ब हो गया, इल्यूमिनेशन के लिए हो गया, या फिर वेंटिलेशन के लिए हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो वहां पर 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो भी ये है इंसुलेशन है वो फायर प्रूफ होना चाहिए। तो ये आपको मेक श्योर करना है। जब भी आप माइंस में जाओगे तो इस चीज का वहां पर ख्याल रखना। तो वो माइंस एक्ट में भी दिया गया है वहां पर, और फैक्ट्री एक्ट में भी शायद दिया गया है, मुझे अभी एक्ट का ये याद नहीं आ रहा है कौन सा रेफरेंस है, लेकिन उसमें दिया गया है कि अगर आप फ्लेमेबल एनवायरनमेंट में जाते हो तो वहां पर आपको ये चीजें करना चाहिए। तो इसलिए ही जो भी फार्मा कंपनी है या फिर ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो वो क्या करा लेती है, हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन कराती है, ताकि जोन 0 जोन 1 में उनका जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो वो फायर प्रूफ हो या फिर स्पार्क प्रूफ हो। ठीक है, तो इसीलिए हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन कराते हैं वो, यही जनरली मेन रीजन है। हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन कराने का एक पूरा एक स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हजार्डस एरिया क्लासीफाई होते हैं, जोन 1 क्या रहता है, जोन 2, जोन 0, जोन 1, जोन 2 क्या रहता है, उसके एग्जांपल्स दिए हैं, और कौन से टाइप का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अलाउड है ऐसे एरिया में वो भी दिया गया है उन्होंने। तो आप पढ़िए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा इंडिया स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, फ्री में डाउनलोड करना है, अब करा लीजिए। यस, किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चंस है? हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन किसके प्लांट में हुआ है अभी रिसेंटली, या आपको पता है उसके बारे में, तो बताइए। ठीक है, मैं अभी एक पिछले हफ्ते ही हीरा कर रहा था। 2 प्लांट है उनके, नासिक में ही प्लांट है उनके। नेक्स्ट वीक दूसरा जीएसए भी स्टार्ट करना है। तो मैंने देखा छोटी कंपनी है, 200-150 लोग हैं वहाँ पर वर्कर पर यूनिट। बिल्डिंग का काम चल रहा है वहाँ पर, कटिंग का काम चल रहा है, ईओटी क्रेन से मूवमेंट हो रहा है, कोरोसिव केमिकल लोग अपने हाथ से हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर क्लीनिंग के लिए, वेल्डिंग क्लीनिंग के लिए वहाँ पर। और उनको हाथ में रैशेस आ चुके हैं, खुजा रहा है, कोई भी सेफ्टी का मतलब ये नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा लगा कि ओनर बोला कि आप हीरा बहुत डीपली करना और हमें बताना कि क्या क्या हजार्ड्स है और हमें इसे किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सीडेंट नहीं चाहिए। एक्सीडेंट उनके प्लांट में हो रहे थे और हो भी रहे हैं जनरली। मैनुअल लिफ्टिंग वहां पर हेवी मटेरियल का किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर हीरा में उनको मैंने एक्सप्लेन की है कि आप किस तरीके से करा सकते हो। और इससे क्या हो रहा है, उनके प्लांट में जो भी अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही है, इससे उनका प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी लूज हो रहा है। ठीक है, मैन पावर सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो यस, ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सेफ्टी लेने से सिर्फ लोगों की सेफ्टी ही बढ़ेगी, सेफ्टी लेने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। शायद लोगों को ये समझने में, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा ज्यादा और वक्त लगेगा या ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बबलू जी, यस बोलिए। नो सर, ओके, नो इशू। ठीक है, आपने रेज हैंड किया है। हाँ, ओके सर। हीरा देखो, हीरा गाइस फॉर्मेट कॉपी वगैरह करो आप। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ऑनलाइन लोग कॉपी करते हैं हीरा का फॉर्मेट, अच्छी बात है। लेकिन आप है ना अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करो, रेफरेंस लो, रेफरेंस हीरा के लो कि अलग अलग इंडस्ट्री के सेम ऑपरेशंस में क्या क्या हजार्ड आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लेकिन आप खुद भी उसमें पॉइंट ऐड करने की कोशिश करो, और करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, करते हैं तो आप ऐड करो उसमें। ऐसा नहीं कि बस कंप्लाई के लिए हीरा करो, सच में हजार्ड आइडेंटिफाई करो और सच में रिस्क असेसमेंट करो। लोग क्या करते हैं, हजार्ड आइडेंटिफाई तो कर देते हैं, लेकिन जब रिस्क का रेटिंग देने की बात आती है ना, तब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा मत करो। और बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने ये देखा हीरा पर कि लोगों को रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट ही करना नहीं आता है। तो वो मैं उनको पूछता हूँ कि ठीक है भाई, तूने रेसिडुअल रिस्क कम कर दिया, एग्री, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन तो दो मुझे कि सेवरिटी तूने भाई 4 से 2 पर लाई है, तो क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन क्या है। तो कुछ लोगों को मैं देखा है कि शायद प्रॉब्लम आता है उसमें, रेसिडुअल रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाते या एसेस नहीं कर पाते, हम ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि वो तो ऐसे कैलकुलेट करने की चीज नहीं है, वो हम 5x5 मैट्रिक्स करके एसेस करते हैं। तो इसीलिए आप वर्ड देखना, एसेस, ठीक है। तो वो
कभी भी ऐसा एग्जैक्ट नहीं रहता है, वो असेसमेंट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलते रहता है। पप्पू जी यस, कुछ ऐड करना है आपको? सर मैं आपको बोला था सर एक क्लास लेने के लिए हीरा पे सर। ठीक है, हीरा पर क्लास लूंगा, मुझे मेरा प्रोजेक्ट हो जाने दो। सच में गाइस वक्त नहीं मिल रहा, बहुत बिजी शेड्यूल, लेकिन यस ऑफ कोर्स मैं हीरा पर क्लास लूंगा, एक जरूर लूंगा। नेक्स्ट संडे थोड़ा यही, कोशिश सर। अरे कल भी लेक्चर, एक काम कर दे, चलो कल ही मैं आपको हीरा दिखा देता हूँ एक प्लांट का, ठीक है? वो इंजीनियरिंग प्लांट है, लेकिन हीरा है ना, हजार्डस एक्टिविटी में बहुत मजा आता है। जब आप जैसे IOCL का हीरा देखो, हजार्डस प्लांट का हीरा देखो, मजा आता है उसमें, क्योंकि हजार्ड्स बहुत सारे होते हैं ना, तो उनका कंट्रोल मेजर वो क्या क्या एप्लीकेबल करते हैं, वो सीखने में, वो नए नए चीजें करने में मजा आता है। ठीक है, वो अच्छा फीलिंग आता है। यस, और किसी को कुछ ऐड करना है? हीरा पर मैं कल क्लास लेते हैं, चलो हीरा पर, हीरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है हीरा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर बाकी है का सर। हम कल देखते हैं। यस, सर हेलो, सुखविंदर सिंह। सुखविंदर जी बोलिए बोलिए। एक सर, कल अगर क्लास है हीरा पे तो उसमें ना थोड़ा एस्पेक्ट इम्पैक्ट पे भी जरूर रखना सर, अगर आपके पास कुछ मैटर है तो, क्योंकि ये एस्पेक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट, है। यस सर। एस्पेक्ट इम्पैक्ट मैं समझा नहीं, आप बताओगे सर थोड़ा खोल इन्वायरमेंटल के? एस्पेक्ट इम्पैक्ट आता है हीरा में सर, उसके लिए बोल रहे हैं क्या हम। क्या? इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एस्पेक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट आता है भी ना सर। लाइक ऐसे हीरा ही है, लेकिन वो सर जी सर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है। हम बिल्कुल। प्रिपेयर कर 14,000 रहे लोन में हैं। आता। प्रिंस जी आप बोलिए अभी, हाँ। जी सर, जैसे वो बोल रहे हैं ना इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट, लाइक कोई भी हम हीरा कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी के कर रहे होंगे सर, तो हम्म, उस एक्टिविटी का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट और एस्पेक्ट पर क्या होता है, उसके बारे में शायद बोल रहे हैं। ठीक, यस यस, ठीक है, सुखविंदर जी बोलिए हाँ। हाँ सर, क्योंकि अभी क्या है ना, हीरा में क्या होते हैं हैजार्ड जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हैं, या हमारे जो फाइनेंशियली क्या कॉस्ट आ सकती है, मटेरियल डैमेज हो सकता है। एस्पेक्ट हम्म, इम्पैक्ट में स्पेशली ये होगा कि जैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका हम्म, यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं, या फिर जो हमारी एक्टिविटी है उससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो सकता है, उसके कंट्रोल मेजर कैसे हैं। थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होता है, थोड़ा क्या पूरा ही एस्पेक्ट इम्पैक्ट जो रजिस्टर होता है ना, हीरा हम्म, ही होता है एक टाइप का, बट वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है सर। ठीक है, चलेगा, ऑफकोर्स मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्ट्रीज में IMS इम्प्लीमेंट रहता है, तो IMS में जब ESG का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस या सस्टेनेबिलिटी का जब कंसर्न स्टार्ट हुआ, तब उसके बाद में उन्होंने ये अपडेट करके ये ऐड कर दिया होगा शायद, तो मैं ऑफकोर्स देखूंगा और आपको हो सके उतना एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, अब किसके हीरा में अगर एस्पेक्ट इम्पैक्ट है या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का अगर है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, वरना मेरे पास तो होगा ही, ऑफ कोर्स मैं देख लूंगा। है सर मेरे ठीक है, पास, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सर। प्लीज डू, थैंक्स डियर। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर का मैंने PDF दे दिया है, आप सब होशियार हो यार, पढ़ लो। ठीक है, कल हम हीरा के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन मूव ऑन। ओके, ओके, बाय, टेक केयर गाइस, गुड इवनिंग। ओके सर, थैंक यू गुड सर, इवनिंग थैंक सर। यू, गुड नाइट। थैंक चलो यू बाय। सर।